नमस्कार साथियों। तो आपके एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और ये सीरीज़ भी आपकी चालू है। जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे ये सीरीज़ हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे और आप इस सीरीज़ से काफ़ी मदद आपको मिल रही होगी। जैसे कि लास्ट जो सीरीज़ 2 है, इससे पहले वाली, उसमें माउंट शीशपंगमा के बारे में कुछ बात चल रही थी। तो माउंट शीशपंगमा जो है वो चाइना में स्थित एक चोटी है, जिसे गोसाई थान के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ये सीरीज़ काफ़ी मदद कर रही होगी और आप बड़े मन से देख रहे हैं, कमेंट काफ़ी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और घर वालों को जिस उम्मीद से आप छोड़ के आते हैं वो उम्मीद उनको पूरी हो, यही हमारे आप लोगों से एक सलाह है कि आप ताबड़तोड़ मेहनत करें और सफलता पाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमरीगर पुरस्कार, ये बिल्कुल हाल ही का करंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, देखना चाहिए कि पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023-24 महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है। तो आपको पता होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, नहीं है तो आप नोट कर लें। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, दोनों लोग क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या, इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे एकलव्य पुरस्कार 2024 का किसको मिला? प्रत्याशा रे को। प्रत्याशा रे एक उड़ीसा की तैराक है। दूसरा है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। देखो 2024 में जो पहली बार विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया वो किसको मिला? तो गोविंद राजन पद्मनाभन, ये याद रखना है आप सबको। ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024, यानी जो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार घोषित किया जाता है, तो वर्ष 2024 का किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान है वो किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अच्छी तरह से बच्चों ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो विनोद गणात्रा को मिला है। नेक्स्ट है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। और आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, ये पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है पावुलुरी सुब्बा राव को। तो अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें मेरे साथ और जो भी कमियां हैं उनको पूरी करें, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वेटलैंड शहर, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि होती है, तो वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर, पहली बार भारत के 2 शहरों को वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि वो भारत के कौन से शहर हैं? तो आपको याद रखना है इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर इन दो शहरों को वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। वेटलैंड शहर मतलब आर्द्रभूमियों के लिए जो रामसर साइटें का आयोजन किया गया है, ईरान का जो रामसर सम्मेलन हुआ था रामसर स्थल पर, उससे संबंधित है। बाकी हम ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम में जितना से ज़्यादा आप रिवीजन कर लें उतना बेटर रहेगा और आपका एग्जाम में एक्यूरेसी ज़्यादा बनेगी। क्योंकि अगर अभी हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसके बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? 89 यानी 89। भारत में सर्वाधिक रामसाइट शहर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन वेटलैंड है। आर्द्रभूमियों का
इसलिए संरक्षण जरूरी है क्योंकि ये प्राकृतिक तंत्र को या प्राकृतिक वातावरण को सुचारू रूप से एक अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें वनस्पति, पेड़ पौधे और जीवों का संरक्षण एक साथ ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनका अध्यक्ष, उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका अध्यक्ष का पद जो होता है उस पद पर किसको हाल ही में बिठाया गया है या उस पद किसने संभाला है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जितने भी प्रतिष्ठित पद हैं जिनकी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सब का रिवीजन करना है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप सब जानते हैं जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो वो ही नीति आयोग के कौन है, अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो सुमन कुमार बैरी जी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और नीति आयोग के सीईओ, ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रीति सूदन है। और 22वें और 21वें, ये इसमें दोनों साथ में दे दिए गए हैं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, ऋतुराज अवस्थी जी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जा सकता है, तो वो कौन है, बलबीर सिंह चौहान। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में इंपोर्टेंट इसलिए रहेगी कि 22 में जो अभी बने हैं और 21 में थोड़ा पहले का भी पूछा जा सकता है। इसलिए अगर 22 में अध्यक्ष पूछें विधि आयोग के तो ऋतुराज अवस्थी हैं, और 21 में विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएं तो बलबीर सिंह चौहान है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी हमने आपको अपने शॉर्ट वीडियो हमारी पढ़ी होंगी, उनमें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी बताया है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो अभी वर्तमान में उतने ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहटकर जी हैं। और लोकपाल का अध्यक्ष कौन है, यानी लोकपाल के अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया, तो अजय मानिक राव खानविलकर को। तो ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। 16वें और 15वें ये तो था विधि आयोग, और ये कौन सा है, वित्त आयोग। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगडिया जी, जिनको हाल ही में बनाया गया है। और इनसे पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, NK सिंह। ये दोनों चीजें अच्छी तरह से डाउट मत करना, वहां परेशान भी मत होना एग्जाम पर कि 15वां पूछें तो हमारे NK सिंह हैं, और 16 में जो अभी बने हैं तो वो कौन है, अरविंद पनगडिया जी। तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लें ताकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही का है खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये जो खो खो प्रतियोगिता या खो खो वर्ल्ड कप हुआ, पहली बात तो खो खो का वर्ल्ड कप आपको अच्छी तरह से याद रखना, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ है इसका शुभंकर पूछा गया है। शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, यानी कौन सा शुभंकर क्या है इसका, या शुभंकर का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है तेजस और तारा। तेजस और तारा जो है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर घोषित किया गया था। तो आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। और भी हम लोग शुभंकर देख लेते हैं। अभी 38वां राष्ट्रीय खेल हुए हैं जो भारत के कहाँ हुए हैं, उत्तराखंड। ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना, स्थान में पूछ लिया जा सकता है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो 2025 में हुए हैं इसका शुभंकर तो है मौली, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। फिर 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ है ये 5वां आयोजन हुआ है। ये दोनों आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच हुए हैं, यानी वहां पर हुआ है, स्थान है ये। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, हेमतेंदुआ है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर हेमतेंदुआ है, और राष्ट्रीय खेल 2025 जो 38वां का आयोजन हुआ है ये भारत के उत्तराखंड में हुआ है जिसका शुभंकर मौली है। फिर है जो क्वेश्चन में दिया गया था वही है ये क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 जिसका आयोजन बताने के लिए ध्यान रखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, जिसका शुभंकर क्या था, तेजस और तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां
महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जिसका आयोजन राजगीर में हुआ है और इसका शुभांकर क्या था, गुड़िया। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में हुआ है जिसका शुभंकर है बिलविन और नीनी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो पेरिस में जिसका आयोजन हुआ है, इसका शुभंकर फ्रीजियन कैप। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ है, इसका जो शुभंकर है वो क्या है, अष्टलक्ष्मी। अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, नोट कर लेना, जो नहीं आते हैं वो नोट कर लें और जो आते हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ये क्वेश्चन आपको इससे संबंधित 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो एक ही सीरीज में वैसे हमने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर कर लेना। देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि वृद्धि पूछी गई है, ये क्या पूछा गया है। तो हम सबको पता है कि 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 2021, देखो ये जो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 की, क्योंकि ये वार्षिक रिपोर्ट यानी वार्षिक नहीं है, 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है। तो पिछली बार अभी 23 में हुई है, तो पिछली बार कब हुई होगी, 2021 में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अभी 21 की अपेक्षा 21 से लेकर 23 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है ये रिपोर्ट जो है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वीं ये रिपोर्ट जो जारी की है 2023 की, वो आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण आपको नेक्स्ट पहली सीरीज में क्वेश्चन बता दिया गया होगा, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। कुल वृक्षावरण का क्षेत्र जो है, ये ध्यान रखना, वृक्षों की बात अलग है, वन की बात अलग है और दोनों की बात अलग है। तो वृक्षावरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रकाशन इसका प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। वृद्धि की बात कर लेते हैं 21 की तुलना में वनावरण में, केवल वनावरण में वृद्धि हुई है तो 156 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ वृक्षावरण में वृद्धि करें तो 1,289 वर्ग किलोमीटर। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें, देखो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल का जो तटवर्तीय क्षेत्र होता है जिसमें समुद्र का जल, सागर का जल स्थल भाग में घुसता है, तो वहाँ पर जो वन उत्पादित होते हैं या वन उत्पन्न होते हैं तो उनको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, इन मैंग्रोव वन का आवरण जो है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर में है, जो बात यानी सर्वाधिक तो पश्चिम बंगाल में है और टोटल कितना है 0.15%। ठीक है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि भारत में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.2 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक है। 21 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है, तो 81.5 मिलियन टन की कार्बन स्टॉक में वृद्धि की गई है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुकग्याल भी कहा जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसमें जो सेंट्रल के एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि पड़ोसी देशों में किसको क्या आप कितना जानते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ड्रुकग्याल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भूटान। ठीक है, तो भूटान को ड्रुकग्याल के नाम से जानते हैं। और भूटान को क्या क्या जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे वज्र की भूमि के रूप में भी भूटान को जाना जाता है। ठीक है, ड्रुकग्याल तो आपको बता ही दिया गया है, तो आप ये जानते ही हैं। भूटान का राष्ट्रीय ध्वज पर किसका चित्र है, तो आप ड्रैगन देख सकते हैं। भूटान दुनिया का पहला पूर्ण जैविक देश बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में केसरी और नारंगी रंग जो है वो धर्म के आचरण का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। भूटान का जो पारो शहर है वो भूटान में है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वहाँ का
भूटान का एक पर्यटक स्थल है। भूटान विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। यहाँ पर किसी प्रकार की कार्बन की उपलब्धता नहीं है, मतलब नेगेटिव ना के बराबर है, तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? तो ये ध्यान रखना होगा कि मक्का में जो काबा को ढकने वाला कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किस्वा बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। हम जानते हैं मक्का मदीना यानी मक्का जो सऊदी अरब का है, वहाँ पर काफ़ी इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लाल बजरी का बादशाह किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा राफेल नडाल को। राफेल नडाल को क्या बोलते हैं? लाल बजरी का बादशाह। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच की, जो सर्बिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। महेश भूपति, जिनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है, और भूपति भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ये भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको भी आप याद रखेंगे। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। और टेनिस से संबंधित जो प्रतियोगिता है विंबलडन, आपको बताया गया किस पर उनका खेल परिसर क्या होता है, कौन अभी प्रतियोगिताएं जीता है। इस खिलाड़ियों को आप रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहे मन्नान समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ये चीज डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे। पूछा गया है कि मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? तो आपको ध्यान रखना है केरल में। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम मील का उपयोग, ये काफी इंपोर्टेंट रहता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? क्या रक्त समूह की जांच के लिए, क्या आहार नली के एक्सरे के लिए, क्या मस्तिष्क के एक्सरे के लिए, किन में से कोई नहीं? तो आपको अगर पता है तो आप मुझे बताएं, और नहीं पता है तो आप सीख लें। आहार नली जो है उसके एक्सरे के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे सब। तो लिखा है आहार नली के एक्सरे के लिए उपयोग किया जाता है। बेरियम एक अच्छा एक्सरे ऑब्जर्वर माना जाता है। बेरियम का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए भी किया जाता है। और आपको पता है एक्सरे की खोज रंटजन ने की थी, ठीक है। एक्सरे जांच की सहायता से शरीर की हड्डियों को देखा जाता है। एक्सरे से क्या देखा जाता है? शरीर की हड्डियों को देखा जाता है, एवं हड्डियों में जो क्रैक्स होते हैं उनका भी पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे, जो चर्चित होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। चर्चित चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई अभ्यारण्य हो, चाहे कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी चीज हो, जो चर्चा में या खबरों में आएगा वो एग्जामिनर की पहली पसंद होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? तो चीतल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया? देखो लोकपाल का पद इतना इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, तो आपको इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। लोकपाल कौन है, लोकपाल का गठन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे किसने सिफारिश की? तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि लोकपाल जो संस्था है इसकी किसकी सिफारिश पर या किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया? तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, जो जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, ठीक है, तो उनकी सिफारिश पर इसका गठन। देखो 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, और इसी की सिफारिश पर लोकपाल पद का गठन किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ क्या हुआ? लोकपाल का गठन किया गया। नहीं, लोकपाल के गठन से संबंधित जो आयोग है तो क्या है? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1966 को। किसकी अध्यक्षता में? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? तो सीरिया के किस शहर पर किया है? तो आपको ध्यान रखना है अलेप्पो पर,
ठीक है, तो जल्दी हम तो टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप इन क्वेश्चनों को कवर अप कर सकें। तो सीरिया के किस शहर पर कब्जा किया है इस्लामी विद्रोही ने, या इस्लामी विद्रोह के जो गुट थे उन्होंने जो कब्जा किया है वो कहाँ पर किया? अलेप्पो पर। चलिए, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? तो गूगल ने जो नया क्वांटम प्रोसेसर बनाया है उसका नाम क्या रखा है? तो आपको ध्यान रखना है विलो। ठीक है, विलो क्या है, कभी कभी यही पूछ लें। तो विलो एक क्वांटम प्रोसेसर है जो किसने बनाया? गूगल ने। ठीक है, गूगल ने उसको नाम दिया। नेक्स्ट, तमुलोसार। तमुलोसार क्या है भाई? तमुलोसार एक त्योहार है जो पूछा गया है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो तमुलोसार त्योहार, तो पहली बात ध्यान रखना है कि नेपाल में मनाया जाता है और गुरंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अच्छी तरह से आप याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, लिखा है तमुलोसार गुरुंग समुदाय का त्योहार है, इसे गुरुंग नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल के गुरुंग समुदाय का सबसे बड़ा ये त्योहार है। यह त्योहार नेपाली महीने पुष या दिसंबर या जनवरी में जो पड़ता है पुष के 15 तारीख को मनाया जाता है। कौन सा? तमुलोसार। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे हम सब। चलिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप जानते हैं त्रिभुज मतलब त्रिपिटक है। त्रिपिटक में क्या है? बौद्ध ग्रंथ के सारे नियमों को बताया गया है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। त्रिपिटक की बात अगर चल रही है तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो त्रिपिटकों में आपको पूछा गया है कि कौन सा, एक्चुअली एक मिनट, जो बताया गया है कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना। तो इसमें त्रिपिटक तो तीनों ही हैं। तो आपको ये आंसर ध्यान रखना, केवल ये पूछा गया जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख हो। त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किसमें है? विनय पिटक में। ये ध्यान रखना। वो बात अलग है कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आते हैं वो त्रिपिटक ही होते हैं और तीनों पिटक ये नाम दिए जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लेकिन इसमें पूछा गया है कि त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किस पिटक में है या किस ग्रंथ में? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? विनय पिटक। ओके, बाकी हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताते हैं सारी चीज कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। ये बात क्लियर हो गई। मुख्यतः बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक है, जो तीनों पिटक हमने आपको बताया। त्रिपिटक की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक या पिटक सुत्त में की रचना यानी पिटक सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध साहित्य में आनंद के द्वारा की गई थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के क्या है? उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक, देखो ये डबल पिटक आ गया। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई थी। सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। अच्छी तरह से याद रखेंगे कि सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। और विनय पिटक की जो रचना की है वो उपाली के द्वारा की गई है। विनय पिटक की रचना किसने की है? उपाली। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होना कि सुत्त, देखो यहाँ पर एक तो आपसे रचना पूछ रहा है, रचनाकार कौन है? ठीक है, तो आपको पता है कि सुत्त पिटक के कौन है? सुत्त पिटक के कौन है भाई? सुत्त पिटक के कौन बताए? आनंद। तो आपको ध्यान रखना है सुत्त पिटक का संबंध किससे है? आनंद से है। और विनय पिटक, विनय पिटक के कौन है भाई साहब? तो विनय पिटक के कौन है? उपाली है। अगर बात की जाए कि विनय पिटक में क्या है, देखो सुत्त पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेश थे। विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध संघ था उसमें संघ के आचरण एवं नियमों का वर्णन है। संघ के नियम एवं आचरणों का वर्णन किसमें है? तो वो आप विनय पिटक लगाएंगे। ठीक है, अब अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति में की गई थी। इसमें क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचारों का उल्लेख किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। अच्छी तरह से आप क्लियर समझ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है?
तो पूरक अनुदान जो होता है सत्र के पहले यानी बजट सत्र के दौरान इसकी मांग की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब बजट से भी अतिरिक्त खर्चा हो जाता है तब इसकी आवश्यकता, सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान जो होता है उसको अनुपूरक अनुदान या पूरक अनुदान कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान अपेक्षित व्यय से कम हो जाता है यानी खर्चे से कम जब हो जाता है तो जो हमें अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं। हो जाता है तो संसद के समक्ष पूरक या अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम पूरक अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरत का पूरा नाम क्या है? शरत यानी SART, शरत का पूरा नाम पूछा गया है तो आपको फुल फॉर्म ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस प्रकार की जो करंट में अपडेट और चर्चा में रही जो चीज़ें उनका जरूर आपको ध्यान रखना है। तो शरत सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल, जो सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल होता है। जैसे अगर हम देखें कि जो शरत जो है ये हमारे समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। जब हमारी जो तटरक्षक बल होता है या जो हमारी नौसेना होती है तो समुद्री चीज़ों में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं किसी चीज़ को खोजने या सर्च करने के लिए तो उसमें शरत का यूज किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो लिखा है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, यह एक खोज और बचाव सहायता एक उपकरण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल समुद्र में खोई हुई वस्तुओं या लोगों की खोजने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सोनार है उसी प्रकार हम इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM-22, ये क्या है भाई? ये भी एक प्रकार का जहाज है, लेकिन कैसा जहाज है तो आपको ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। ऐसा जहाज जो गोला बारूद का परिवहन करता है या उसको रखने में सक्षम होता है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि LSAM-22 क्या है, तो गोला बारूद वाहक जहाज है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है भाई? बैज इंजीनियरिंग क्या है? याद रखना, आप सेंट्रल के एग्जाम दे रहे हैं आप तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अभी इससे लगातार तुरंत बाद आपकी NTPC सीरीज भी मैं जल्दी शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको साइंस के साथ साथ आपके जो GK GS वाला पोर्शन रहेगा साइंस का, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग से वीडियो बनाऊं साइंस के क्वेश्चन का, और बाकी जो GK GS का पोर्शन है वो मैं अलग बनाऊं। जो भी है अब मैं जल्दी से इसके लिए कोशिश करता हूं ताकि आपको NTPC के एग्जाम में भी जल्दी से लाभ मिल सके। हालांकि क्वेश्चन जो करंट अपडेशन वाले हैं वो NTPC में भी आ सकते हैं, इसमें भी आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना जरूरी है। तो बैच इंजीनियरिंग क्या है भाई? तो आपको ध्यान रखना है कि जो विभिन्न ब्रांड होते हैं उनके तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर, यानी कई ब्रांडों के या बहुत सारे ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन करना, ये चीज ध्यान रखना। क्या है ये? बैच इंजीनियरिंग। ठीक है, बैच इंजीनियरिंग क्या है? विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? बैच इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे किससे संबंधित है? अरे यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहे ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर आप शामिल कर लेना, रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र, यानी हाल ही में चर्चा में रहा रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है रसेल आइंस्टाइन घोषणा पत्र का संबंध जो परमाणु हथियार हैं वो खतरा ना बने, तो परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित एक घोषणा पत्र है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ये घोषणा पत्र 9 जुलाई 1955 को शीत युद्ध के बीच बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लंदन में जारी किया गया था। इसमें परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है और विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बात कही गई है। तो आप रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र को याद रखेंगे कि इसका संबंध कैसे है, तो परमाणु निरस्त्रीकरण से है। परमाणु हमारे देश दुनिया के लिए खतरा ना बने, उस पर हमारे देश में अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार बना रहे, तो यही कोशिश इसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में
भारत ने वर्ष 25-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने % ब्लेंडिंग यानी मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये शामिल आपको कई बार बताया भी गया है कि जो हमारे आगामी लक्ष्य थे उसमें वैसे 2025 तक तो आपका 20% एथेनॉल था ही, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना? ये काफी इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स के बारे में आप सब जानते हैं और पढ़ रहे होंगे और पढ़ भी लिया होगा। तो जो 11वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में आप जान लेते हैं। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य है। यह जनवरी 2025 से इस संगठन का हिस्सा हो गया है, यानी हाल ही में इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए शिखर सम्मेलन में मंजूर हुआ था। देखिए आप भैया, कुछ कई बार एग्जाम में कुछ अंदर से भी पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चलो ब्रिक्स का 11वां सदस्य इंडोनेशिया बना, तो इसका शामिल होने का जो प्रस्ताव था, इंडोनेशिया को शामिल करने का जो प्रस्ताव था, वो कब मंजूर किया गया है? तो हमें याद रखना है कि वर्ष 2023 में जो जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रस्ताव जो था वो मंजूर कर लिया गया था। ये चीज ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया को शामिल क्यों किया गया? तो साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा देश है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया क्या है? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखेगा, जब ब्रिक्स में ये शामिल होगा तो उसका प्रभाव बढ़ेगा ब्रिक्स का, और प्रभाव बढ़ाने में मदद भी मिलेगी ब्रिक्स के सदस्य देशों को, इसलिए इसको शामिल करने की कोशिश की गई और शामिल किया गया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है 11वां सदस्य कौन बन गया है? इंडोनेशिया। कब से हो गया है? तो जनवरी 2025 से हो गया। इसका प्रस्ताव कब मंजूर हुआ? तो 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में मंजूर किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक के साथ शास्त्रीय भाषाओं को आप सीख सकते हैं। हालांकि जो 5 अभी हाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछी गई हैं, तो ये 5 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो वो थी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। इसके साथ साथ उसमें वो शॉर्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में सारी भाषाओं के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्टल गार्जियन। टर्टल हम जानते हैं कछुआ को कहते हैं, गार्जियन मतलब उसका संरक्षण करना है। तो ये पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो टर्टल गार्जियन तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, कछुआ संरक्षण के लिए होता। नेक्स्ट है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? अभी करंट में चर्चा में रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। आप फास्ट एवं क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जितना डाटा है उतना सफिशियंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नाहरगढ़ वन्यजीव राजस्थान के जयपुर में है, ये भी आप शहर ध्यान रखेंगे। अरावली पहाड़ियों में है, राजस्थान में। आपको पता है अरावली दुनिया की सबसे अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है, पुरानी प्राचीन है। इस अभ्यारण्य में नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी शामिल है। यह शेर सफारी के लिए मशहूर है। इसकी खास बात यह है कि यह अभ्यारण्य जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर पड़ता है। अगर कभी कभी राजमार्ग पूछ लें कि भाई नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राजमार्ग पर पड़ता है, तो जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। यह अभ्यारण्य नाहरगढ़ किले का ऐतिहासिक किलों के आसपास फैला हुआ है। शुष्क पर्णपाती वन और मौसमी नदियों से घिरा हुआ रहता है। यह अभ्यारण्य तेंदुआ, लकड़बग्घे, जंगली सुअर, कई प्रवासी पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर का भी हिस्सा है। कभी कभी कॉरिडोर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, तो भी आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर का हिस्सा है। कौन सा? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में अगर पूछे कहाँ पर है तो जयपुर में है। ये आप अच्छी तरह से, और अगर तुमसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये किस राजमार्ग पर है, तो दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है। ठीक है, नाहरगढ़ का किला भी बहुत फेमस है। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 घोषणा का प्रकाशन किया है? ये क्वेश्चन जो, हालांकि इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं है पता तो मैं बता देता हूं, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि इतना वक्त आपको
आपको पता होगा, आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो इन्हीं के साथ, कंटेंट के साथ आप अपडेट हो जाएं, अवेयर हो जाएं। अगर कमी रह गई हो तो एक बार रिवीजन भी आप कर लें। मैंने जो 4 संस्थाएं दी हैं, ये चारों संस्थाएं एग्जाम के लिए एक सुपर हीरो की तरह मानी जाती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड, ये जो है सेबी है, अभी सेबी के हाल ही में अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि अब तो एग्जाम चल ही रहा है, तो इतने जल्दी अपडेट नहीं होगा एग्जाम में, फिर भी इसका आंसर जो होगा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो प्रकाशित किया है वो नीति आयोग ने किया है। तो नीति आयोग को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। विश्व बैंक के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन जो बाकी रह गया हो वो रिवीजन करते जरूर चलें। और यहाँ ध्यान रखना है कि आपका इस क्वेश्चन का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 का प्रकाशित किसने किया, तो वो नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंगसो दर्रा। पंगसो दर्रा जो खबरों में है, अब जो भी चीज मैंने कहा खबरों में रहेगी, मेरे लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आप अपने एग्जामों में देखेंगे इन क्वेश्चनों को। तो पंगसो दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पंगसो दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। अच्छी तरह से याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। तो योनेक्स कप आप जानते होंगे, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो हम लोग बैडमिंटन खरीदते हैं तो उसमें योनेक्स कंपनी लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ योनेक्स से आप वहाँ से भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर चिड़िया बल्ला बोलते हैं, तो ये चिड़िया बल्ला जो खरीदते हैं तो योनेक्स कंपनी उसी के नाम से वो बनाने लगे हैं। तो योनेक्स कप जो है वो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बताता हूँ, देखो योनेक्स कप बैडमिंटन से है। थॉमस कप, ओबेर कप, सुधीरमन कप, कोनिका कप, चड्डा कप, सोफिया बिटिकारा कप, MR रुइया कप, हरिलाल कप, नारंग कप, ये सारे किससे संबंधित हैं, बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन से संबंधित सभी कप आप याद रखेंगे। उसके बाद है स्वैथलिंग कप, कार्बिलोन कप, ये दो कप जो हैं ये बेटा टेबल टेनिस से आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, कार्बिलोन कप को। और फेडरेशन कप ये कबड्डी से संबंधित है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शारजाह कप, एशिया कप, मंडेला कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। अब कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ ट्रॉफियां नहीं आती हैं, तो उनमें से वो उठा लेना और आप याद कर लेना। ये सभी ट्रॉफियां कहाँ से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर आता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी जो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित ट्रॉफी है। शीश महल ट्रॉफी का संबंध भी कहाँ से है, क्रिकेट से। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध फुटबॉल से। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से। ये जो भी आपको पॉइंट नहीं आते हैं वो नोट कर लेना, जो आते हैं उनका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की संसद का नाम। भाई साहब संसद का नाम पूछा गया है, तो स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जितने भी आपके जो एक तरह से बहुत सारी संसदों के नाम आपने पढ़े होंगे, जो संसदों के नाम आपको आते हैं उनका रिवीजन कर लेना, जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा मार्कआउट करके एक बार 2-3 बार उसको एक बार नोट जरूर कर लिया करो। नोट करने से पता चल जाता है कि पिछली बार हमारे लिए ये चीज़ें नहीं थी, और इस बार अब हम जब उसे अगली बार फिर से रिवीजन करेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये पहली बार नहीं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमारे लिए अब नई नहीं है, इसका रिवीजन करना है। तो आपके लिए मिलता रहेगा। मैं आपको और थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो स्वीडन की संसद का नाम तो रिक्सडॉग है। स्वीडन की राजधानी क्या है, तो ये राजधानियां भी आप याद रखेंगे, स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडिश क्रोना है, आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार मजलिस है, ईरान की है, ठीक है। रूस की संसद ड्यूमा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। स्पेन की संसद का नाम कोर्टस है, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा क्या है, यूरो है। तो जो भी चीजें मुद्रा, राजधानी और संसद के नाम आपने कई बार पढ़े हैं और लगातार पढ़ते आ रहे हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार रिवाइज फिर से कर लें, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इनमें से मिलते ही मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुरस्कार देख लेते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आप जानते हैं ये उड़ीसा के जो बीजू पटनायक जी हैं उनके नाम पर ये आया था, उनके द्वारा। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में क्षेत्र पूछा गया है, तो हम आपको बता देते हैं विज्ञान संचार के क्षेत्र में, यानी विज्ञान प्रसार प्रसार के लिए जो भी काम किया गया है या किया जाता है उसमें दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, 1952 में। यह पुरस्कार कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक जो थे बीजू पटनायक उनके द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए या विज्ञान में असाधारण प्रयास करने के लिए यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये योजना है तो आपको एक बार से रिवीजन कर लेना ही है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, पांचवी, किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया है, वो उसका कार्यकाल कितने तक का था, और किस पंचवर्षीय योजना ने किस चीज पर विशेष बल दिया। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने दिया था, और पीसी का मतलब प्रकाश चंद्र महालनोबिस जी हैं। ये सांख्यिकी के बहुत बड़े ज्ञाता थे हमारे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था, यानी पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो उसका पूरा फोकस कृषि के साथ साथ यानी खाद्यान्न उत्पादन को लेकर कृषि क्षेत्र, उसका पहली पंचवर्षीय का योजना का ये लक्ष्य था। लेकिन उसके बाद जब उसका औद्योगिकरण करने का जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान रखना होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पहली में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, दूसरी में औद्योगिकरण, उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादों या सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। महालनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सांख्यिकीयविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने सन 1953 में ये दिया था। जो आर्थिक विकास मॉडल है उस योजना की बात चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करते। अरे और क्वेश्चन नहीं है क्या बॉस? चलो अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने इस सीरीज में अभी कुछ करंट के हालात ज़्यादातर दे रखे हैं, आप उनका रिवीजन करें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और ऐसी सीरीज आपकी लगातार आपको पर डे आपको 4 बजे उपलब्ध हो जाती है और मिलेगी आपको। आप डेली देखें और इस तरीके से आप सब्जेक्टों का रिवीजन कर लें। मैं एनटीपीसी सीरीज भी ला रहा हूँ और धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ें आप तक उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका संघर्ष जारी रहे और मेहनत इतनी करो कि सफलता आपको प्राप्त हो जाए, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। ठीक है, तो बाकी आपके पॉइंट हो चुके हैं और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा।